अब देखो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर की एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है और उस फैक्ट्री के केमिकल से पूरे इलाके में इन्फेक्शन फैल जाता है। आसपास के लोगों की मौत होने लगती है। लोग अपने बच्चों को अपने हाथों में लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लग जाती है। कई लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। बिछी हुई लाशों का मंजर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगली सुबह हम मिनिस्टर को देखते हैं। वो अपने पीए से पूछते हैं कि अग्रवाल की फैक्ट्री में आग लगी थी तो उसे मेरे पास आना चाहिए, वो हमें अपने घर क्यों बुला रहा है। तब पीए मिनिस्टर को अग्रवाल के बारे में बताता है कि उसने आपको लाने के लिए अपनी ये लग्जरी गाड़ी भी भेजी है क्योंकि वो खुद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। अब देखो दोस्तों, एक बड़ा बिजनेसमैन था शिवम अग्रवाल। उसके कोई बच्चे नहीं थे तो उसने अर्जुन नाम के एक लड़के को गोद ले लिया था। एक दिन शिवम अग्रवाल अपनी वाइफ और अर्जुन के साथ कहीं घूमने जा रहा था। तब उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अग्रवाल और उसकी वाइफ दोनों की मौत हो जाती है और अर्जुन भी बुरी तरह से घायल हो गया था। वो बच तो गया था मगर उसके कान में एक अजीब सी प्रॉब्लम हो गई थी। 20 डेसिबल से ज्यादा की आवाज वो सहन नहीं कर पाता था, जबकि एक मामूली से विस्पर की साउंड फ्रीक्वेंसी भी 30 डेसिबल से ज्यादा की होती है। माँ बाप के मरने के बाद वो अग्रवाल ग्रुप्स का इकलौता मालिक बन गया था तो उसने अपना अच्छे से इलाज करवाया और अपने लिए एक स्पेशल घर भी बनवाया था। इसमें 20 डेसिबल से कम के साउंड को मेंटेन करने का पूरा इंतजाम होता है। फुल साउंड प्रूफिंग कमरे होते हैं। उसका घर भी शहर से दूर एक सुनसान इलाके में होता है। उसके खुद के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो घर के चारों ओर खड़े रहते हैं। अग्रवाल किसी को भी अपने घर पे मिलने के लिए बुलाते हैं तो गार्ड्स उसकी कार को घर के बाहर ही रुकवा देते हैं। फिर थोड़ा अंदर जाने के बाद उनके चप्पल, जूते, बेल्ट, घड़ी, सोने की चेन, मोबाइल, मतलब कि आवाज करने वाली हर चीज को निकलवा दिया जाता है। और अंदर जाने के बाद तो फ्लोर पर साउंड प्रूफिंग सॉफ्ट कालीन बिछे होते हैं। घर में काम करने वाले नौकर भी साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। अग्रवाल भी जब किसी से बात करता है तो अपने कान में साउंड कम करने वाली एक मशीन लगाकर रखता है ताकि अगर कोई ऊंची आवाज में बोले तो उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। अग्रवाल पूजा भी करता है मगर उसकी घंटी साइलेंट होती है। लड़की के साथ करते टाइम भी वो लड़कियों के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। खैर, अब अग्रवाल के बारे में सब कुछ जानने के बाद मिनिस्टर फाइनली अग्रवाल से मिलता है और सबसे पहले अग्रवाल से पूछता है कि तुम्हारी फैक्ट्री तो 6 महीने से बंद पड़ी थी तो उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ। जिस पर अग्रवाल उसे एक अजीब सा जवाब देता है कि कुछ लोग क्रिएशन में बिलीव करते हैं और कुछ डिस्ट्रैक्शन में। मैं क्रिएशन से पैदा हुए डिस्ट्रैक्शन में बिलीव करता हूँ। मिनिस्टर को उसकी बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि मुझे फिलॉसफी समझ में नहीं आती। खैर, ब्लास्ट की वजह से जो हंगामा खड़ा हुआ था उसको संभालने के लिए अग्रवाल मिनिस्टर के साथ डील करता है जिसमें वो स्टेट के सीएम को 100 करोड़, मिनिस्टर को 10 करोड़ और हादसे में जिन लोगों की मौत हुई थी हर एक मौत के बदले उनके परिवार वालों को 2 लाख का मुआवजा देने को तैयार हो जाता है। अग्रवाल उन गरीबों के लिए कहता है कि वैसे भी वो लोग अपने परिवार पर बोझ थे, जीते जी तो कुछ नहीं कर पाए और अब उनके मरने की वजह से कम उनके परिवार को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो मिनिस्टर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर रिपोर्ट हमारे फेवर में ही आनी चाहिए। जिस पर मिनिस्टर उससे कहता है कि जैसे आपने मेरा और सीएम का मुंह बंद करवाया है वैसे ही जांच कमेटी का भी मुंह बंद करवा देना। इसके बाद दोस्तों, हम उन लोगों को देखते हैं ब्लास्ट में जिनके परिवारों वालों की मौत हुई थी। सब कलेक्टर ऑफिस के बाहर इकट्ठा होते हैं। कलेक्टर उन्हें मुआवजे का चेक दे रहा होता है लेकिन ये गरीब मजदूर चेक लेने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो इंसाफ चाहिए, हमने हमारे परिवार को खोया है और 2-4 लाख रुपए में उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। वो जांच की मांग करते हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम जय नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक तीरंदाज है और अब तक उसने कई सारे कंपटीशन में मेडल्स जीते हैं और अब वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल की तैयारी कर रहा था और यही उसका सपना था। वो प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन उसका तीर बुल्स आई टारगेट को हिट नहीं कर रहा था तो कोच कहता है कि बुल्स आई हिट किए बिना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना इम्पॉसिबल है। जय भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर लास्ट टाइम उसने बुल्स आई कब हिट किया था तो उसे याद भी नहीं आता, मतलब बहुत टाइम हो चुका था। कोच कहता है कि देखो, मेरी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है लेकिन शायद तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है।
कोई गिल्ट है, पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और फिर अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना। इसके बाद जय अपनी बेस्ट फ्रेंड चित्रा के पास जाता है। चित्रा एक बिजनेस वुमेन है। दरअसल चित्रा जब 8 साल की थी तब अपने पापा के डर से वो अपना घर छोड़कर भाग गई थी। तब 10 साल के जय ने चित्रा की मदद की थी। अपने पापा से कहकर उसने चित्रा को एक ऑर्फनेज में डलवा दिया था। चित्रा आज अपनी लाइफ में जो भी है उन सब का क्रेडिट वो हमेशा जय को ही देती है। जय परेशान होता है और चित्रा के पूछने पर वो कोच की सारी बात बता देता है। तब चित्रा कहती है कि देखो, तुम तो फिजिकली फिट हो, कोई मेंटल इशू हो सकता है, कोई ऐसी बात जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मेंटल इशू सॉल्व करने के लिए जय मेडिटेशन करना शुरू कर देता है और आखिरकार उसे समझ में आ जाता है कि दिक्कत कहाँ से आ रही है और वो चित्रा को अपनी बड़ी बहन ज्योति के बारे में बताता है। अब देखो दोस्तों, जय के पैदा होने के बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। पिता गवर्नमेंट जॉब करते थे और अक्सर बिजी रहते थे। तब जय का पूरा ख्याल रखती थी उसकी बड़ी बहन ज्योति। वो जय को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। फिर ज्योति को एक लड़के से प्यार हो जाता है। ज्योति उससे शादी करना चाहती थी लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं। लेकिन ज्योति ने उसके साथ शादी करने का वादा किया था और वो अपना वादा तोड़ना नहीं चाहती थी। तब ज्योति एक लेटर लिखकर जय को देती है और कहती है कि उस लड़के को दे देना। लेटर में उसने लिखा था कि मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं, तो चलो हम लोग चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जय वो लेटर लेकर जा ही रहा था लेकिन दरवाजे पर उसके पिताजी मिल जाते हैं और डर के मारे जय वो लेटर उन्हें दे देता है। जिसके बाद उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं और जबरदस्ती ज्योति की शादी करवा देते हैं। ज्योति का बॉयफ्रेंड इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जान दे देता है। ज्योति को बहुत तकलीफ होती है। विदाई के समय ज्योति अपने पापा से और जय से कहती है कि मैं इसके लिए आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी और दोबारा आपके घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। उस दिन से ज्योति के लिए उसका परिवार मर चुका था। जय कहता है कि जब पिताजी की मौत हुई तब भी उसकी दीदी ज्योति ने एक बार भी उसकी खोज खबर नहीं ली थी और यही बात उसके दिल में बैठ गई है। वो सोचता है कि काश उस दिन मैं लेटर छुपाने की हिम्मत कर लेता तो आज उसकी बहन उसके साथ होती। चित्रा कहती है कि कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी दीदी को ढूंढते हैं और माफी मांग के उनके साथ तुम्हारा मैटर सॉल्व कर लेते हैं ताकि तुम गोल्ड मेडल पर फोकस कर सको। दूसरी तरफ हम अग्रवाल को देखते हैं। वो जांच कमेटी के मेंबर्स को अपने घर पर बुलाता है, उन्हें भी खरीदने की कोशिश करता है, जांच रिपोर्ट को अपने फेवर में करवाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स मिनिस्टर की तरह बिकाऊ नहीं थे। इसके बाद अग्रवाल उनकी फैमिली को भी किडनैप करवा लेता है, उनके सामने ही उनकी फैमिली को टॉर्चर करता है। कमेटी मेंबर्स मजबूर हो जाते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज से अग्रवाल को दिक्कत होने लगती है। तब ये कमेटी मेंबर्स को चुप करवाता है, उनसे कहता है कि तुम्हारे रोने की आवाज भी नहीं आनी चाहिए वरना हम तुम्हारी फैमिली को जान से मार डालेंगे। कमेटी मेंबर्स डर जाते हैं। अपनी फैमिली को बचाने के लिए अग्रवाल की बात मान लेते हैं और रिपोर्ट पर साइन करने लगते हैं। तब उनमें से एक ऑफिसर कहती है कि तुमने हमें डरा धमकाकर हमसे साइन तो करवा लिया, लेकिन कमेटी की हेड है झांसी मैडम और उनकी साइन के बिना ये रिपोर्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी। झांसी मैडम बिकाऊ नहीं है, वो किसी से नहीं डरती, तो तुम उनसे कैसे साइन करवाओगे। दूसरी तरफ हम चित्रा और जय को देखते हैं। वो दोनों ज्योति को ढूंढते हुए उसकी ससुराल जाते हैं तो घर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पूछताछ करते हैं, तब ये आदमी बताता है कि इस घर में ज्योति नाम की कोई औरत नहीं रहती। वो जय को उनके पूरे परिवार का फोटो दिखाता है। तब जय अपनी बहन को पहचान जाता है और ये आदमी कहता है कि इसका नाम ज्योति नहीं झांसी है। पूछने पर वो आदमी बताता है कि झांसी मैडम के ससुर जी ने किसी चीज को लेकर एक मन्नत मांगी थी कि अगर वो चीज पूरी हो जाएगी तो अपनी पूरी फैमिली के साथ देवी पागडलम्मा के फेस्टिवल को अटेंड करेंगे। ये फेस्टिवल 12 साल में एक बार होता है, इस साल भी हो रहा है, तो पूरा परिवार फेस्टिवल अटेंड करने गया हुआ है। आगे इनको पता चलता है कि ये फेस्टिवल अंबर गुडगु नाम की एक जगह पर होता है जो कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पहाड़ों के बीच में है। दोनों स्टेट इस जगह को अपना नहीं मानते, तो इस जगह पर कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, जंगल राज है, कोई बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, सिर्फ मंदिर में ही मोबाइल का टावर है, तो सिर्फ मंदिर में ही सिग्नल आता है। इसके बाद हम झांसी को देखते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ मंदिर में होती है, तभी झांसी को उसके स्टाफ का कॉल आता है। वो झांसी को अग्रवाल के बारे में सब कुछ बता देती है कि अग्रवाल ने कमेटी मेंबर्स और उनकी फैमिली को किडनैप कर लिया है। रिपोर्ट अपने फेवर में करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो आपकी फैमिली को मारने के लिए गुंडों को भेज चुका है, तो आप थोड़ा संभल कर रहना। झांसी तुरंत शहर में एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है, सिक्योरिटी देने के लिए कहती है, बताती है कि कल मुझे किसी भी तरह से कलेक्टर ऑफिस में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। पुलिस वाला उससे कहते हैं कि जब तक आप
अंबर गुडगू में है तब तक हम आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आपको वहां से बाहर आना होगा। इसके बाद झांसी जल्दी से अपनी फैमिली के साथ कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में उन्हें अग्रवाल के गुंडे मिल जाते हैं जो कि उसकी गाड़ी पर बार बार टक्कर मारते हैं, गाड़ी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। इधर जय और चित्रा भी उसी रास्ते पर होते हैं, टैक्सी लेकर मंदिर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनकी टैक्सी खराब हो गई थी, ड्राइवर टैक्सी बना रहा था और गुंडे यहाँ हड़बड़ी में झांसी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और इनकी टैक्सी को टक्कर मार देते हैं, जिससे कि टैक्सी जंगल में नीचे गिरने लगती है और टैक्सी के अंदर होती है चित्रा, वो भी टैक्सी के साथ नीचे गिर रही थी। जय उसे बचा लेता है और जैसे ही वो चित्रा को टैक्सी से बाहर निकालता है, शॉर्ट सर्किट होता है और टैक्सी ब्लास्ट हो जाती है। इधर झांसी एंड फैमिली भी गाड़ी से निकलकर पैदल ही जंगल में भाग रहे थे। इधर उन गुंडों की वजह से चित्रा मरते मरते बची थी, तो अब जय उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है। वो सारे गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है, जिससे झांसी और उसकी फैमिली भी बच जाती है। झांसी जय को थैंक यू कहती है। जय झांसी को पहचान जाता है, लेकिन झांसी उसे पहचान नहीं पाती। फिर वो अपनी फैमिली मेंबर्स को सारी बात बताती है। फैक्ट्री ब्लास्ट की वजह से जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो मजबूरन गवर्नमेंट को एक जांच कमेटी बनानी पड़ती है और उस कमेटी की हेड होती है झांसी। झांसी ने उन लोगों से हड़ताल खत्म करने के लिए बोला था, लेकिन वो लोग नहीं मानते और कहते हैं कि इंसाफ मिलने तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। झांसी ने भी उनसे वादा कर लिया था कि वो हर हाल में उन्हें इंसाफ दिला कर रहेगी। झांसी इन्हें बताती है कि अग्रवाल ने कमेटी के सारे मेंबर्स को धमकी देकर एक फर्जी रिपोर्ट पर साइन करवा लिया है और अब वो चाहता है कि मैं उस रिपोर्ट पर साइन कर दूं, इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा है। विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने के लिए कल मुझे किसी भी हाल में असली रिपोर्ट को कलेक्टर ऑफिस में सबमिट करना होगा और उसके लिए हमें सबसे पहले इस जगह से बाहर निकलना होगा। बॉर्डर पर पुलिस हमारा इंतजार कर रही है। इसके बाद झांसी जय से मदद मांगती है, उसे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ बॉर्डर तक चल सकते हो। जय भी तुरंत मान जाता है, लेकिन फिलहाल वो झांसी को नहीं बताता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो लोग आगे बढ़ हैं। झांसी की फैमिली में एक बच्चा भी था, वो किसी जहरीले पौधे के कांटेक्ट में आ जाता है, उसके दाने निकलने लगते हैं। तब ये लोग हेल्प मांगने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं होता और तब चित्रा बताती है कि इमरजेंसी में बिना नेटवर्क के भी कॉल लग जाता है, मतलब SOS पर। तब जय SOS यानी कि 112 पर कॉल करता है। सामने से रत्ना नाम की एक लड़की कॉल पिक करती है, वो हमेशा शायरी में ही बात किया करती थी। जय उसे प्रॉब्लम बताता है। तब रत्ना उन्हें एक जड़ी बूटी के बारे में बताती है, जिसे लगाने के बाद बच्चे का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद रत्ना जय से अपनी फीस मांगती है 3000 रुपए। जय कहता है कि पैसे किस बात के, इमरजेंसी कॉल तो फ्री होते हैं ना। तो रत्ना बताती है कि हमारे यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, एक NGO वालों ने ये पूरा सिस्टम सेट किया था ताकि कोई जंगल में भटक जाए तो उसकी मदद की जा सके, और इसलिए यहाँ की कोई भी सर्विस फ्री नहीं है, हमें भी अपना पेट पालना है। जंगल में कई जगहों पर आपको रत्ना बॉक्स मिलेगा, तो उसमें मेरी फीस डाल देना। इसके बाद हर बार जरूरत पड़ने पर जय रत्ना को कॉल करता रहता है और रत्ना उसकी हेल्प करती रहती है। फिर जय उससे किसी तरह से गाड़ी का इंतजाम करने के लिए कहता है। जंगल में एक खटारा बस थी जिसकी ड्राइवर थी गुत्थी। जय के कहने पर रत्ना गुत्थी को कॉल करती है, उसे जय का लोकेशन देती है और उन्हें जंगल से लेकर बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए कहती है। लेकिन गुत्थी के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को अकेले पाल रही थी। गुत्थी उससे कहती कि एक आदमी का 1000 रुपया लगेगा। रत्ना जय को बताती है, लेकिन झांसी की फैमिली के पास फिलहाल उतना कैश नहीं था, तो फैमिली वाले गहने देने को तैयार हो जाते हैं। गुत्थी उन्हें एक लोकेशन बताती है कि मैं उस जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम लोग आ जाना। ये लोग गुत्थी की बताई हुई लोकेशन पर जाने लगते हैं। तो चित्रा बातों ही बातों में झांसी से पूछने लगती है कि आपके साथ सिर्फ आपके हस्बैंड की फैमिली मौजूद है, आपके मायके वाले क्यों नहीं है। झांसी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो बस स्माइल करके चली जाती है। तब चित्रा झांसी के हस्बैंड से भी यही सवाल करती है। पहले तो वो बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन चित्रा जिद करती है तो झांसी का हस्बैंड उससे कहता है कि 20 साल से झांसी अपने भाई से नाराज है। और तब झांसी उनसे कहती कि मैं अपने भाई से नाराज नहीं हूँ, उसने जब लेटर मेरे पापा को पकड़ाया तब वो बहुत छोटा था, उसमें उतना दिमाग नहीं था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर मैं अपने भाई के टच में रहूंगी तो मुझे मेरा पहला प्यार याद आता रहेगा और एक अच्छी लॉयल वाइफ नहीं बन पाऊंगी।
इसलिए मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहती। दरअसल झांसी ने फर्स्ट नाइट पर ही अपने हस्बैंड को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। झांसी के हस्बैंड ने भी झांसी को सपोर्ट किया था कि जब तक तुम अपना पहला प्यार भूल नहीं जाती और मुझे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक हम सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। और इसलिए झांसी ने अपने पास्ट लाइफ से जुड़ी हर एक चीज को भुला दिया था, यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल दिया था। ये सब जानने के बाद जय भी डिसाइड करता है कि मैं अपनी सच्चाई उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं उनका भाई हूँ। वो सोचता है कि एक बार इन्हें बॉर्डर पर पहुंचा दूं और फिर इनसे दूर हो जाऊंगा। इधर गुत्थी लोकेशन पर उन लोगों का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही लोग बस के पास पहुंचते हैं, अग्रवाल के गुंडे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। झांसी की फैमिली में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी। चित्रा और जय उसे बस में बिठा देते हैं और जय गुंडों से फाइट करने लगता है। तब तक झांसी की पूरी फैमिली बस में चढ़ जाती है। गुत्थी बस लेकर जाने लगती है। जय भी बस पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी अग्रवाल का एक आदमी जय को चाकू मार देता है। खैर जय किसी तरह से बस में चढ़ जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर वो लोग रत्ना को कॉल करते हैं और रत्ना एक बार फिर से उन्हें एक जड़ी बूटी के बारे में बताती है। चित्रा को जड़ी बूटी जय को लगा देती है तो उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अब इधर झांसी के फैमिली मेंबर्स डर चुके थे। वो झांसी से कहते हैं कि रिपोर्ट पर साइन करके तुम हमें बचा सकती हो तो साइन कर दो। लेकिन झांसी कहती है कि मैंने उन्हें इंसाफ दिलाने का वादा किया है, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। और वो अपनी फैमिली को छोड़कर बस से उतर जाती है। तभी जेम्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर जय एक बार फिर से उसे बचा लेता है। जिसके बाद जेम्स अग्रवाल को कॉल करता है, उसे बताता है कि झांसी के साथ एक लड़का है और वो हर बार उन्हें बचा लेता है। तो अग्रवाल उस इलाके के हर एक गांव में ऐलान करवा देता है कि जो भी झांसी और उसकी फैमिली को मारेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। रात हो जाती है। इलाके में हर गांव वाले झांसी और उसकी फैमिली का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। इधर रत्ना को पता चल जाता है कि उस फैमिली को मारने के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी गई है। रत्ना तुरंत कॉल करके जय को इन्फॉर्म कर देती है कि गांव वाले तुम लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। उसी टाइम पर प्रेग्नेंट लेडी का लेबर पेन शुरू हो जाता है। गांव वाले भी उनके काफी नजदीक पहुंच चुके थे। गुत्थी बस को बहुत तेज भगा रही होती है और तभी उनकी बस खराब हो जाती है। जिसके बाद ये लोग बस से उतरकर भागने लगते हैं। भागते हुए उन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर गोल आकार में सूखी लकड़ियां रखी हुई थी। जय पूरी फैमिली को लेकर बीच में चला जाता है और लकड़ियों को आग लगा देता है। चित्रा रत्ना से बात करती है और रत्ना उन्हें नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है फोन पर ही उन्हें गाइड कर रही थी। इधर गांव वाले आग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वो एक दूसरे के कंधे पर चढ़ जाते हैं और अंदर कूद जाते हैं। 1 करोड़ के लिए हर कोई इन्हें मारने को तैयार था, लेकिन जय अकेले ही पूरे गांव वालों से फाइट करता है, उनकी लाशें बिछा देता है। फाइट के बीच में बच्चे की भी डिलीवरी हो जाती है और फिर ये लोग सही सलामत आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे जाने पर उन्हें समझ में आता है कि झांसी की बेटी दिव्या पीछे छूट गई है। जय चित्रा से कहता है कि तुम सबको लेकर आगे बढ़ो, मैं दिव्या को लेकर आ जाऊंगा। वो दिव्या को ढूंढने चला जाता है। इधर हम दिव्या को देखते हैं, वो एक सूखे कुएं में गिर गई थी और गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो दिव्या को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी जय वहां आ जाता है। दिव्या को बचाने के लिए इनके साथ फाइट करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा थे। जय समझ जाता है कि वो अकेले इनसे नहीं लड़ पाएगा। पेड़ पर चमगादड़ों का एक झुंड लटका हुआ था। जय उनके ऊपर जलती हुई मसाल फेंक देता है। चमगादड़ उड़ने लगते हैं। गांव वालों का ध्यान भटक जाता है और जय दिव्या को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर चित्रा बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें गुत्थी मिल जाती है। वो अब एक घोड़ा गाड़ी लेकर आई थी। झांसी और उसकी फैमिली गुत्थी पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन अब गुत्थी को भी पता चल गया था कि इस परिवार को मारने के लिए 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। गुत्थी भी पैसों की लालची थी और वो इन्हें मारने के लिए एक गुफा में लेकर जाती है। उन्हें मारने के लिए हथियार उठाती है, लेकिन चित्रा उसके साथ फाइट करने लगती है और उसे देखकर फैमिली में हर कोई गुत्थी से लड़ने लगता है। लेकिन गुत्थी अकेले ही झांसी की पूरी फैमिली पर भारी पड़ जाती है। वो मार मार कर लगभग सब लोगों को अधमरा कर देती है। चित्रा को भी बहुत बेरहमी से मारती है, अपने हाथों से उठा लेती है, जिससे कि एक लकड़ी का टुकड़ा चित्रा की पीठ में घुस जाता है। चित्रा लगभग मरने वाली होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो गुत्थी का गला दबाकर उसे जान से मार देती है। तब तक जय भी वहां पहुंच जाता है। चित्रा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो जय को याद दिलाती है कि तुम्हें इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना है और फिर चित्रा की भी मौत हो जाती है। जय उसकी बॉडी को जंगल में ही दफना देता है और फिर वो रत्ना को कॉल करके रास्ता पूछता है। रत्ना उन्हें एक नया रास्ता बता देती है और जय पूरी फैमिली को लेकर उस रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। इधर गाँव वालों को पता चल जाता है
कि रत्ना उनकी हेल्प कर रही है, उन्हें रास्ता बता रही है, तो वो लोग रत्ना के केबिन में आग लगा देते हैं। रत्ना को पता चल जाता है कि उसने जय को जो रास्ता बताया है, गांव वाले जेम्स और उसके आदमियों के साथ उसी रास्ते पर उनका इंतजार कर रहे हैं। रत्ना किसी तरह से अपने गांव वालों से पीछा छुड़ाती है और अपने घोड़े पर सवार होकर जय को अलर्ट करने के लिए वहां से भाग जाती है। इधर जय जैसे ही पुल पर पहुंचते हैं तो गुंडे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जय एक बार फिर से उन गुंडों के साथ फाइट करते हैं, एक एक करके उन सबको मार देते हैं। सुबह हो जाती है, जय झांसी और उसकी पूरी फैमिली को बचा लेते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन गांव का एक आदमी जिंदा था, वो भाला फेंक कर जय को मारने वाला होता है। तभी पीछे से रत्ना वहां आ जाती है और उस आदमी को जान से मार देती है। जय, झांसी और उसका पूरा परिवार बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अब फैमिली में लगभग हर कोई घायल था, तो पुलिस प्रोटेक्शन में उन सबको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उनका इलाज करवाया जाता है। झांसी को होश ही नहीं आ रहा था और आज 9 बजे तक उसे रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी, लेकिन पुलिस वाला बताता है कि अग्रवाल ने अपनी पूरी प्राइवेट आर्मी को शहर में उतार दिया है ताकि झांसी रिपोर्ट लेकर कलेक्टर ऑफिस तक ना पहुंच सके। शहर जाने वाला हर एक रास्ता ब्लॉक है। थोड़ी देर में झांसी को होश आ जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो कलेक्टर ऑफिस तक कैसे जाएगी। तब जय एक लॉरी में पूरे परिवार को लेकर कलेक्टर ऑफिस जाने लगता है। रास्ते में अग्रवाल आर्मी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जय गाड़ी लेकर सीधे शहर में घुस जाता है। तो अग्रवाल अपनी आर्मी से कहता है कि उसे डाइवर्ट करके घर तक लेकर आ जाओ। अग्रवाल आर्मी जय को रास्ता बदलने पर मजबूर करती है और जय सीधे अग्रवाल के घर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ये लोग लॉरी का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कोई नहीं था। पता चलता है कि जय ने उनका ध्यान भटकाया था। असल में झांसी को एम्बुलेंस से कलेक्टर ऑफिस पर भेज दिया गया था। अग्रवाल एक साउंड प्रूफ ग्लास में होता है। वो जय से कहते हैं कि तुम उनके साथ नहीं हो और कलेक्टर ऑफिस में कई लोग हैं जिन्हें मैंने खरीद लिया है और वो मेरे कहने पर झांसी को मार सकते हैं, तो अब तुम उसे कैसे बचाओगे। अग्रवाल के आदमी जय को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जय को समझ में आ जाता है कि अग्रवाल नॉर्मल वॉइस को भी झेल नहीं पाता और इसीलिए वो साउंड प्रूफ ग्लास में है। वो भागते हुए अग्रवाल के पास पहुंच जाता है, उसके आदमियों से कहता है कि अगर मेरे नजदीक आए तो मैं ये ग्लास तोड़ दूंगा। अग्रवाल अपने आदमियों से पीछे हटने के लिए कहता है। जय उसे हॉस्टेज बना लेता है और वहां से निकल जाता है और सीधे कलेक्टर ऑफिस जाता है। यहाँ झांसी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जा रही थी, लेकिन अग्रवाल के खरीदे हुए लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। जय फिर से झांसी को बचाता है और उसे सही सलामत कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचा देता है, जिसके बाद झांसी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है। बाहर विक्टिम फैमिली के लोग अग्रवाल को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अग्रवाल ही वो आदमी है जिसकी वजह से उनके परिवार वालों की मौत हुई है। वो सब मिलकर अग्रवाल के सामने तेज आवाज करने लगते हैं, उसका ग्लास भी तोड़ देते हैं। अग्रवाल उनकी आवाज को सह नहीं पाता, उसके कान से खून आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। झांसी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी थी, जिसमें अग्रवाल की सच्चाई सामने आ जाती है। जिसके बाद कलेक्टर लोगों से कहते हैं कि अग्रवाल की पूरी प्रॉपर्टी मरने वालों के परिवार वालों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। ये लोग खुश हो जाते हैं, झांसी को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन झांसी कहती है कि ये रिपोर्ट मेरी वजह से नहीं, जय की वजह से सबमिट हुई है। अगर जय नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती, मर गई होती। मुझे नहीं पता कि जय कौन है, लेकिन आज से मैं इसे अपना छोटा भाई मानती हूँ। जय भी ये सुनकर खुश हो जाता है, उसका गिल्ट भी खत्म हो जाता है। 6 महीने बाद जय ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत कर वापस आता है। वो अंबर गुडगू में चित्रा की कब्र पर जाता है, चित्रा की कब्र पर वो मेडल रख देता है। इसके बाद वो गांव में रत्ना से मिलने के लिए जाता है। रत्ना उसे देखते ही खुश हो जाती है। दरअसल उस रात इमरजेंसी में बात करते करते रत्ना और जय को प्यार हो गया था और आज जय रत्ना को अपने साथ शहर लेकर जाने के लिए आया था। खैर इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे भी जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।